Good morning, everyone. स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट अड्डा में। चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है और आपके लिए ये क्वेश्चंस लाए हैं। चलिए आप देख लें ये क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको भी पता है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, ताकि आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस और भी ला सकें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो ये आप सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारा चीज़ हिस्ट्री से ये है, प्राचीन इतिहास से। तो ये जो प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता पहला चैप्टर है, तो आप देख लेंगे। तो ये आपका ये होगा सी, क्योंकि हर किताब में इसमें अलग अलग डेट दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, हर किताब में इसका डेट अलग अलग रहता है। तो ये जो नज़दीक होता है वही वाला इसका आंसर माना जाता है। जैसे कि आप लुसेंट अगर पढ़ते होंगे तो उसे 1750 से 2500 तक है। तो ये हर एक किताब में अलग अलग टाइप का दिया रहता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका कुछ डिटेल ये देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। तो ये सब ये पॉइंट सब याद रखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी रावी नदी के तट पर ये जो हड़प्पा ये, ठीक है। और ये इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मंटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। देखिए हर एक किताब में हर एक टाइप का, देखिए एनसीईआरटी में 2600 से 1900 दिया है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, और ये रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विषैली पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता सर्वमान्य तिथि 2500, देखिए मैंने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो ये रेडियो कार्बन C14 एक विधि होती है जिससे कि ये पुरानी चीज़ों का डेट पता करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपरोक्त वाक्य में सी आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि हर एक जो खोज हुआ तो हर एक तरह से हर एक डेट मिला, आपको बहुत सारा डेट मिला। तो ये जो अप्रोक्स जो नियरेस्ट है, ठीक है, ये जैसे नियरेस्ट कौन है, ये 3000, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो ये इसीलिए वो आंसर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। डैश का विकास 5000 बीसी ईस्वी में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो ये कौन सा ईस्वी होगा, किसका विकास हुआ होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि वो टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का ही चल रहा है। क्योंकि आर्य समाज उस टाइम नहीं आया, मौर्य उसके बाद आया, मगध तो बाद में आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, ये नोट देख ले थोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये 5000 ईसा पूर्व मालवा के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, और भारत और चीन। तो आपको ये पता होगा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही आता है। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ पर ये ऑप्शन? तो ये पश्चिम भारत। ठीक है, ये पश्चिम तरफ गुजरात साइड तरफ और पाकिस्तान। तो ये आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, बी होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये देखो नोट
कुछ है, देखिए डी। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ आंसर है बी। ये देखिए बी, ठीक है। ये 3 का आंसर पश्चिम भारत और पाकिस्तान। देखिए 3 का आंसर पश्चिम भारत और पाकिस्तान, बी। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान के में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ये तो पहले ही बताएं, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, ये जगह याद रख ले, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज कब हुआ था? 1921 में। अभी मैंने बताया था 1921 में दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव शरण वर्ष ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, तो जो लगभग अस्तित्व में आया। बार बार क्वेश्चन रिपीट है तो खाली घुमा फिरा के थोड़ा सा चेंज करके, तो ये आप तो मार लेंगे। ए आंसर होना चाहिए 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली और स्थानीय परिवहन प्रणाली, परिवहन तो नहीं था, ईंट के बने भवन, हाँ ये, और प्रशासनिक प्रणाली। तो प्रशासनिक तो उस टाइम नहीं थी, तो ईंट के बने पक्के ईंट के बने मकान वहाँ मिले हैं, तो वो एक सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। तो इसका थोड़ा नोट देख लेते हैं, सी, इसका आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय ईंटें एक निश्चित अनुपात में बनाए जाते थे। ठीक है, ये सामान्यतः किस अनुपात में बनते थे? 4:2:1 के अनुपात में बनाया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या है? ताम्र युगीन, तांबा यूज हुआ था। लोह युगीन, लोहा यूज हुआ था। अक्ष युगीन सभ्यता, अक्ष या फिर कांस्य युगीन, तो वो कांस्य युगीन होगा। ठीक है दोस्तों, ये कांस्य युगीन, क्योंकि उस टाइम तांबा का खोज नहीं हुआ, आपका डर है, ये कांस्य युगीन था। लोहे का तो खोज नहीं हुआ था उस टाइम। इसका थोड़ा नोट देख लेते हैं। ठीक है, डी आंसर चौका। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है और बाकी सब पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास विस्तृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का प्रयोग मिश्रण करते थे। क्या? तो तांबा और टीन का क्या चीज बनेगा? तांबा और टीन का मिलाएगा तो कांस्य युगीन नवी सभ्यता बोले, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं था? ठीक है, तो आप अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो मैंने वीडियो में बनाऊंगा, वो आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। कलिबंगा था, हड़प्पा तो जानते ही होंगे था, और मोहनजोदड़ो था। तो इसमें से डी जो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये डी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 8 का। देखिए 8 का डी, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगर की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, अब स्थल सब थोड़ा देख लें। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने दे दिया है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चुनहुदड़ो, लोथल, बनवाली, धोलावीरा, राखीगढ़, कलिबंगा, अर्थात सिंधु सभ्यता में अजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, ये जो है ये कहीं पर नहीं है। तो ये सब इसका जो ये है, ये सब आपका बंदरगाह था। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह था। तो ये सब आप याद रख लें कि सिंधु सभ्यता अगर बंदरगाह पूछ दे तो एक लोथल याद रख लें कि था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो कैची में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, वही मुर्दों का टीला। तो इसको किस लैंग्वेज में बोलता है, किस भाषा में? फारसी में, उर्दू में, सिंधी में और या हिंदी में। ठीक है, तो ये सिंधु जो है ना, सिंधी भाषा में,
सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए थोड़ा नोट देख लें। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो सिंधु नदी किनारे, और जो पाकिस्तान में, ठीक है, किनारे है। इसका उत्खनन राखालदास बनर्जी को जाता है, जो 1922 में किया। तो 1921 में क्या हुआ? 1921 में आपका हड़प्पा का खोज हुआ और 1922 में मोहनजोदड़ो को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो किसकी पूजा नहीं करते थे? ठीक है, शिव की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे, या स्वास्तिक का? तो ये आप बता देता हूँ मैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। विष्णु की पूजा वो नहीं करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नोट में बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह, ये तो आपको पता होगा, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। वहीं स्वास्तिक चिन्ह हम लोग का जो घर में आगे में स्वास्तिक चिन्ह लगाते हैं, तो वो मोहनजोदड़ो माने सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिससे शिव का आदि रूप माना जाता है, ठीक है। तो शिव भगवान भी आ गए, स्वास्तिक भी आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंस का आकलन है, ठीक है। वो जो मूर्ति था, वो मूर्ति के आसपास इधर इधर बैठे रहते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला आगे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे? हनुमान जी का, काली, पशुपति या फिर अयप्पा? तो इसमें से आपका आंसर पशुपति होगा, डी, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि एक त्रिमुखी पुरुष बैठा रहता था योग के अवस्था में, और उसके आगे पीछे दाएं तरफ हाथी बाघ और बाएं तरफ आपके गेंडा एवं भैंस, ठीक है, वही आपका पशुपति है, ठीक है। ये देखिए, इसका थोड़ा नोट मैंने लिख रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरकृत सभ्यता थी, हाँ, ईंटों का बना हुआ था, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हाँ, ये तो आपको पता होना चाहिए कि विशाल स्नानघर जो था आपका, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्र, उसकी लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक लिपि थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, और ये किधर से किधर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर, ठीक है, दाईं से और बाईं ओर लिखी जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? माने ये कौन सा टाइम से जुड़ा हुआ धोलावीरा? अभी मैंने एक जगह बताया था, सारा आपका वो जो बता सिंधु सभ्यता में जो जगह था वो मैंने बता दिया था। देखिए धोलावीरा यहाँ है, तो सिंधु सभ्यता में ही आपका धोलावीरा आता है, ठीक है। वीडियो बार अगर याद ना हो दोस्तों तो बार बार वीडियो देखें। चलिए धोलावीरा, इसमें से आंसर क्या होगा आपका? धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से थी। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा है, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मनसेहरा नदी के बीच खादीर द्वीप पर स्थित सेंधव सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने तथा उत्खनन जो हुआ था वो 1990-91 ईस्वी में डॉक्टर RS बिष्ट के निर्देश में हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये नोट सब आप अच्छा से देख लें ताकि आपको ये एग्ज़ाम में काम आए, ठीक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। आपका सिंधु सभ्यता का इतना ही सारा क्वेश्चन था 12 को, बाकी आगे देखते हैं आपका। और ये देखिए दोस्तों, ये इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है डेट बाय डेट कि कौन एग्ज़ाम में कब पूछा गया है, ठीक है।
देखिए आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन में आपका 13/8/18 में जो शिफ्ट 1 था उसमें पूछा गया इस डेट में। सारा आपका क्वेश्चन में जो पूछा गया वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता से क्या पूछा गया। सबसे पुराना वेद, तो आप वेद जानते होंगे, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो सबसे पहला वेद, जो सबसे पहला वेद होगा वही सबसे पुराना वेद होगा। तो आपका ऋग्वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद, तो सबसे पुराना वेद वही होगा। चलिए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। डी, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्त समेत, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को जो पढ़ते थे उन्हें होत्री कहा जाता था, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, देखिए गायत्री मंत्र वहीं से आया है, जो कौन लिखे हैं, विश्वामित्र द्वारा लिखी गई, ठीक है। इसके 9वें मंडल पे देवता सोम का उल्लेख है, 9वें मंडल पे देवता सोम का उल्लेख है। और तीसरे मंडल पे आपके सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिन्हें अप्रमाणिक वल्खिल भजन सम्मिलित हैं, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद में मंडल आपका 10 है और सूक्त कितना है, 1028। तो वही बता रहे हैं कि ऋग्वेद में ऐसे 1028 मंत्र हैं जिन्हें अप्रमाणिक वल्खिल भजन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं, कितने सारे मंत्र हैं अभी मैंने बताया, तो आपका 1028। तो ये सब याद कर लें, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया है। तो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही बता रहा हूँ। और देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, बस थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो घुमाएगा तो आप घूम मत जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, तो आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है कि ये जादू टोना जितना कुछ होता है, ठीक है, वो जादू टोना आपका किसी को वश करना, वशीकरण, ये सब सारा चीज आपका अथर्ववेद में आता है, ठीक है। और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद है, ठीक है। पहला है आपका ऋग्वेद, फिर लास्ट में आपका 4 नंबर का अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में थोड़ा देख लें। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अर्थात अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें 20 अध्याय और आपका जैसे उसका सूक्त कितना था 1028, इसी तरह इसमें सूक्त कितने हैं 731 से 730 सूक्त व आपका 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधि से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। देखिए काशी का जो उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिला है, प्राचीनतम उल्लेख, ठीक है दोस्तों। और ये जितना जादू टोना, भूत प्रेत जो अभी हम लोग करते हैं, सारा चीज़ आपका मंत्र वंत्र सब अथर्ववेद में था, ठीक है, वहीं से लिया गया है। तो आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है, तो संगीत समझ गाना वाना का ऐसा वेद जो जिसको गाया जा सकता था, तो वो सामवेद था, ठीक है, सामवेद। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रख लें। इसके पाठ्यकर्ता को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद को जो पढ़ता था वो उद्गाता, और जो ऋग्वेद को पढ़ता था वो होत्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, तो यजुर्वेद में अजुर का अर्थ बलिदान है, ठीक है, यजुर का अर्थ बलिदान है। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है।
इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। तो जो बलि के टाइम जो पूजा होता है, जो मंत्र वंत्र होता है बलि के टाइम, ठीक है, वो आपका यजुर्वेद से लिया गया है। इस यज्ञ में देखिए बलि की प्रक्रिया में के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो हम लोग को बलि होता है, पूजा वूजा जिसमें बकरा वगैरह कटता है, वो सब जितना कुछ भी बलि होता है वो आपका यजुर्वेद से लिया गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो कौन सा वेद है जिसमें हम लोग जो अभी वो जो ऋषि मुनि सब देता था ना वो आपका दवाई, तो वो कौन सा वेद में है? तो अथर्ववेद में, ठीक है। यजुर में तो नहीं, ऋग में नहीं, साम नहीं है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में आपका, अथर्ववेद में आपका मिल जाएगा आपको ये आपका बीमारी उपचार के लिए, ठीक है। इसका डिटेल थोड़ा देख लें। डी नंबर आपका आंसर होगा। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के समान विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, सामान्य राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। कौन सा ऋषि? तो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित, इसीलिए अथर्ववेद इसका नाम पड़ा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सुने होंगे सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? माने कौन सा प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है, ठीक है, लिया गया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मंडूकोपनिषद, ठीक है। यह मंडूकोपनिषद से लिया गया है। चलिए इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में से लिया गया है। देखिए सारनाथ में आपका सिंह स्तंभ है जो सम्राट अशोक ने बनाया है, और उससे वो लिया गया है आपका वो क्या बोलता है, वो जो हम लोग का भारत का चिन्ह है, ठीक है, वो लिया गया सत्यमेव जयते अशोक चक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो उसको महाउपनिषद में आपका ये शब्द का उपयोग किया गया है। इसका आंसर देख लें, थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। ए उपनिषद, महाउपनिषद में वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ धरती ही परिवार है। हाँ, तो वसुधारा ये सब पृथ्वी का ही संस्कृत वाक्य है, और ये इसका धरती ही परिवार, इसका मतलब है धरती ही परिवार। ये महाउपनिषद से लिया गया है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश उपनिषद में से डैश उपनिषद मुख्य जानने जाते हैं? आपका आंसर, ठीक है, ए होगा। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, ठीक है। आपका 108 उपनिषद है, लेकिन 11 उपनिषद ही आपका मुख्य माने जाते हैं। तो ये इसका डिटेल आप देख लें क्या क्या है। चलिए देखते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। जितना भी दर्शन हुए हैं सब उपनिषद से ही स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मंडूकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और मंडूकोपनिषद सबसे छोटा है, इसमें 12 श्लोक है, ठीक है, तथा छंदोकोपनिषद सबसे पुराना है। तो उपनिषदों में सबसे पुराना छंदोकोपनिषद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। डैश सबसे पुराना उपनिषद? अभी मैंने बताया कि छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है? ये 5, ठीक है, ये डी आंसर होगा। 5 मूल तत्वों से बने हैं। आपको भी ये बहुत बार सुने होंगे, मूवी में सुने होंगे। 5 पंचभूत सुने होंगे, तो वही पंचभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थ में के मूल माने गए हैं।
आपका आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनके सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है, ठीक है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, कठोपनिषद के नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? कौन से देवता है जो नचिकेता से बात कर रहे हैं, ठीक है। भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र, भगवान कार्तिकेय। तो भगवान यम, ठीक है, आपका नचिकेता से बात कर रहे हैं। ये कौन सा उपनिषद में है? कठोपनिषद, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य थे। इस उपनिषद का रचयिता देखिए कठ नामक आचार्य थे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतिहास के यही अभी ये क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिए, उसमें और आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।